हमारा और आपका चैनल फ्री कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को ऑन करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। Assalamualaikum. Welcome to Career Management Foundation. Let's go. जो आपके लिए कैरियर मैनेजमेंट फाउंडेशन की तरफ से पेश किया जा रहा है। आपको मालूम है ये एक तालीमी चैनल है और इसका बुनियादी मकसद ये है कि उस तालिब इल्म की मदद की जाए जो कि आला तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन यूनिवर्सिटीज़ की हैवी फीसिस पे नहीं कर सकते। तो उन स्टूडेंट्स की मदद के लिए हमने एक कदम आगे बढ़ाया है। आप भी हमारे साथ एक कदम आगे बढ़ाएं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। और इसको मज़ीद आगे शेयर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको टाइम पे मिल सकें। हमारी सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पे मौजूद हैं, आप इनको अपलोड करके देख सकते हैं जो उसमें अकाउंट्स, इंग्लिश, कंप्यूटर और मोटिवेशन डिस्कशन शामिल हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जिसकी एक क्लास हम पहले ले चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो क्लास मिस कर दी है और उसकी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसके डिस्क्रिप्शन में जाके उसको क्लिक करें और इस वीडियो को आप देखें ताकि आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और अब हम मज़ीद टाइम जाए के बगैर नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं। तैयारियों को इन्वेंट्री सिस्टम। Inventory system. What is the inventory system? As we have already discussed in our previous class, the goods are manufactured or purchased for the purpose of the sale is called inventory. What is the inventory? Inventory किसे कहते हैं? What is the inventory? Inventory means the goods which are purchased for the purpose of the sale. It is called inventory. जो इन्वेंट्री सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदी जाए, परचेज की जाए। इन्वेंट्री देखें दो तरीकों से खरीदी जा सकती है। एक वो इन्वेंट्री होती है जो कि आप प्रोडक्शन के लिए खरीदते हैं और उसको सेल करने की गुड्स बनाते हैं। दूसरी इन्वेंट्री वो होती है जो कि आप अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में यूज करते हैं। मस्ट एंड शॉपिंग बैग्स या आपकी इन्वेंट्री है लेकिन इसका पर्पस सेल करना नहीं होता। इसी तरह लाइट्स, इसी तरह मैनिक्यूर्स, इसी तरह और बहुत सारे ऐसे इन्वेंट्री हैं, डाइस के जो आप परचेज करते हैं लेकिन इट्स नॉट द पर्पस फॉर द सेल, इट इज फॉर द पर्पस टू यूज इन द ऑपरेशन। तो वो इन्वेंट्री जो कि यूज की जाए फॉर द पर्पस ऑफ द सेल, इट इज कॉल्ड द इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री कितने किस्म की होती है? इन्वेंट्री का एक ऑपरेटिंग साइकिल है, इसके बाद है ऑपरेटिंग साइकिल। इसका ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? इट इज स्टार्ट फ्रॉम परचेज, then production or sale. This is the inventory cycle. Purchase, production and sale. That is the inventory cycle. It is mostly possible. It is possible that the company purchase the ready goods to sell. It is very much possible. आप अपने इर्द गिर्द की दुकानों में भी देखते हैं। अगर आप आईटी की दुकान पे चले जाएं और लैपटॉप रखे हैं, दे डू नथिंग ऑन द लैपटॉप्स, दे जस्ट परचेज एंड सेल आउट। तो वो कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे होते। तो ये प्रोडक्शन जरूरी नहीं है कि ऑपरेटिंग साइकिल का कंपलसरी हो या मैंडेटरी हो। परचेज टू कन्वर्ट टू सेल, दैट इज द ऑपरेटिंग साइकिल। परचेज इज मस्ट, सेल इज मस्ट।
प्रोडक्शन इट इज नॉट नेसेसरी फॉर दी ऑपरेटिंग साइकिल। हर केस में प्रोडक्शन ऑपरेटिंग साइकिल का हिस्सा नहीं होती। लेकिन अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो परचेज रॉ मटेरियल करेगी, फिर प्रोडक्शन में कन्वर्ट करेगी, प्रोडक्शन में वैल्यू एडिशन करेगी और उसके बाद सेल करेगी। ठीक है। लेकिन अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, रिटेल इंडस्ट्री है, तो डायरेक्ट परचेज करेगी और सेल कर देगी। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ द प्रोडक्शन इन द रिटेल इंडस्ट्री। दैट इज द ऑपरेटिंग साइकिल। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आखिर हम ये इन्वेंट्री मैनेज क्यों करते हैं, हमारी क्या जरूरत है इन्वेंट्री को मैनेज करने की? क्योंकि इन्वेंट्री इट इज वेरी एक्सपेंसिव आइटम, it's a very heavy item in the balance sheet. If we compare the current assets, so we'll see that the inventory will be the higher side of all the current assets. So we have a proper system, we should have a proper system to manage the inventory. Every company keeps the software and manage the warehouses to keep the inventory in the proper way. So why we have to keep the inventory management? That the first reason is cost management. Cost is very important. Cost is very important. Suppose अगर कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और उसको they want to purchase the cotton, so they will buy the cotton for the spinning units in the cotton season, because in the cotton season cotton will be cheaper. When the season will be off, the cotton will be expensive, so we'll have to manage the cost. So हम उस वक्त कॉटन को उस वक्त परचेज कर लेंगे जिस वक्त कॉटन का सीजन होगा और वो चीपर मिल रही होगी। इसी तरह शुगर, गन्ना हमको सीजन में परचेज करना होगा ताकि हमें अच्छी कॉस्ट पे वो मिल जाए और हमको शुगर की कॉस्ट कम से कम पड़े। तो कॉस्ट को मैनेज करने के लिए हमें कितनी इन्वेंट्री चाहिए, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, और कहीं एक्सेस इन्वेंट्री तो हम नहीं रख रहे हैं, कहीं शॉर्ट इन्वेंट्री तो नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन पे। अगर आपने एक्सेस इन्वेंट्री रख ली, अब वो चाहे रिटेल इंडस्ट्री हो या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, तो कुछ इन्वेंट्री ऐसी होती है जिसमें एक्सपायरी भी होती है। मसलन केमिकल, इसके अंदर एक्सपायरी भी होती है। अगर आपने एक्स्ट्रा इन्वेंट्री रख ली और वो एक्सपायर हो गई बिफोर यूजिंग इन द प्रोडक्शन, तो ये आप कंपनी का लॉस हो गया, आपकी कॉस्ट बढ़ गई, वो केमिकल जाया हो गया। तो कॉस्ट मैनेजमेंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो की जाती है उसमें कॉस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है, क्योंकि आपको अगर आपने एक्सेस इन्वेंट्री रख ली तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह है। अगर आपकी इन्वेंट्री कम है तो वो भी ऑपरेशन में और कंपनी के ऑपरेशन को हडल करेगी और कंपनी को नुकसान हो सकता है। इसके बाद है टाइम मैनेजमेंट। कंपनी को टाइम की सेविंग के लिए भी इन्वेंट्री को मैनेज करना होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कितनी इन्वेंट्री चाहिए, कितनी नहीं चाहिए, कब और किस मौके पे इन्वेंट्री चाहिए, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉटन कब खरीदना है, कब नहीं खरीदना, गन्ना कब लेना है, कब नहीं खरीदना। केमिकल, बाल इंडस्ट्रियां हैं जिनका रॉ मटेरियल केमिकल है जो कि इंपोर्ट होता है। अब हमारे पास टाइम ऐसा परचेजिंग टाइम होना चाहिए कि वो इंपोर्ट का जो लीड टाइम है, जिसमें के गुड्स पर केमिकल को कहीं चाइना से या यूएसए से पाकिस्तान आना है, जो उसका ट्रैवल टाइम है, उससे पहले आपके पास अपनी इन्वेंट्री होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी इन्वेंट्री खत्म हो जाए और जो आपने ऑर्डर किया है इंपोर्ट के लिए वो इन ट्रांजिट ही हो, तो उस वक्त तक आपका ऑपरेशन रुक जाएगा और इससे कंपनी को लॉस हो जाएगा। इसलिए टाइम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजिंग द इन्वेंट्री कि इन्वेंट्री कब खत्म हो रही है, कितनी इन्वेंट्री है और कब हमें चाहिए और कितनी चाहिए। नंबर 3,
ऑप्टिमाइजेशन ऑफ स्टोरेज। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ स्टोरेज का मतलब यह है कि आपके वेयरहाउस की कैपेसिटी कितनी है। सपोज अगर आपने कॉटन बेस परचेज करनी है, आपने कॉटन बेस 1 लाख बेल्स की आपके पास गुंजाइश है और आपने 1.5 लाख बेल्स परचेज कर लिए हैं, तो इसका मतलब है 50,000 बेल्स को आप रख ही नहीं सकते। तो 1.5 लाख बेल रखने का क्या फायदा होगा, कहाँ रखेंगे 50,000 बेल्स को। आपने एक्स्ट्रा बेल को इन्वेंट्री खरीद ली है, अब वो रिस्क पर है, उसमें हैंडलिंग कॉस्ट आ रही है, उसका इंश्योरेंस कॉस्ट आ रही है, क्योंकि कॉटन जो है फायर को बहुत जल्दी पकड़ लेती है, तो उसके लिए आपका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो आपके लिए ऑप्टिमाइजेशन ये देखना है कि आपके वेयरहाउस में कितनी गुंजाइश है, कितनी कैपेसिटी है और कितनी आप इन्वेंट्री और एब्जॉर्व कर सकते हैं, कितनी कैपेसिटी का आपका वेयरहाउस है। अगर आपको ज्यादा इन्वेंट्री चाहिए और वो आपकी कंपनी के ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वेयरहाउस में आपकी जगह नहीं है, तो यू विल हैव टू टेक द अनदर वेयरहाउस फॉर द एक्स्ट्रा इन्वेंट्री। ओके, ये नहीं कि आप प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, मैनेज नहीं कर रहे हैं। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ये भी एक फायदा है कि हम उस ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाते हैं कि हम कितनी इन्वेंट्री वेयर हाउस में रख सकते हैं और कितनी हमें पास होनी चाहिए। अगर एक्स्ट्रा इन्वेंट्री है तो हमें पहले से ही अरेंजमेंट करने चाहिए ताकि वो इन्वेंट्री ज़ाया ना हो। क्योंकि हमें ये भी देखना होगा कि इन्वेंट्री ज़्यादा ना आ जाए। हमें चाहिए 1 लाख बेल्स, हमारी कैपेसिटी प्रोडक्शन की 1 लाख बेल्स की है और मैं खरीद लूँ 1,25,000 बेल्स, उसके लिए मैंने एक वेयर हाउस भी चले अरेंज कर लिया। तो अब क्या होगा, उस वेयर हाउस का रेंट, उस इंश्योरेंस की कॉस्ट, वहाँ लेबर कॉस्ट, उसकी हैंडलिंग, ये सब खर्चे उसके ऊपर बढ़ जाएंगे, जबकि वो मेरी ज़रूरत ही नहीं है, मुझे मेरी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट तो 100,000 बेल्स थी, मैंने 25,000 एक्स्ट्रा बेल्स परचेज कर ली हैं। अब क्योंकि वो एक्स्ट्रा आ गई हैं, मेरी कंजम्पशन से ज़्यादा आ गई हैं, तो मुझे उसकी हैंडलिंग कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपको जितनी इन्वेंट्री चाहिए, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, कब आपको चाहिए, कितनी होनी चाहिए, वो सब जब तक आप इन्वेंट्री को मैनेज नहीं करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, आप फैसले नहीं कर सकते। नंबर 4, स्लो मूविंग स्टॉक। स्लो मूविंग स्टॉक किसे कहते हैं? स्लो मूविंग स्टॉक वो स्टॉक कहलाता है जो कि आउट ऑफ फैशन हो गया हो या वो उसकी सेल कम हो गई हो। तो अब आपने अगर इन्वेंट्री मैनेज करके रखी हुई होगी तो आपको पता होगा कि आपके पास स्लो मूविंग स्टॉक कितना है, कैसा है, कब का है और क्यों है। उसके बारे में आपको फैसले करने पड़ेंगे, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा मैनेजमेंट को और मैनेजमेंट से उसके डिसीजन लेने पड़ेंगे ताकि वो इन्वेंट्री ज़ाया ना हो। उस इन्वेंट्री पे जो हैंडलिंग कॉस्ट हो रही है वो हैंडलिंग कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। सपोज आपने विंटर के बुलंजा ने स्वेटर के ढेर लगा दिए हैं, कोट पैंट के ढेर लगा दिए, सूट के ढेर लगा दिए, लेकिन जब विंटर खत्म हुआ तो देख आपको ये बताना होगा कि अब विंटर खत्म होने वाला है और मेरा ये एक्सेस स्टॉक पड़ा हुआ है, तो जो स्लो मूविंग हो गया है, क्योंकि समर में तो वो बिकना नहीं है, अब वो समर में स्लो मूविंग होगा तो मैनेजमेंट हो सकता है उसके लिए सेल लगा दे, कोई डिस्काउंट दे दे ताकि वो स्लो मूविंग स्टॉक तेजी से कम हो और आपकी जो हैंडलिंग कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाए। इसी तरह कैश फ्लो मैनेजमेंट। नंबर 5, कैश फ्लो मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेज करेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि सर कितनी कैश बेस चाहिए, कितना फंड की रिक्वायरमेंट है, कितने फंड की मुझे जरूरत है। तो आपको पता होना चाहिए, पूरा प्लान आपके पास इन्वेंट्री का होना चाहिए, कब कहाँ कितनी इन्वेंट्री मुझे चाहिए, कितनी इन्वेंट्री मेरे पास कब कितनी होनी चाहिए, कितनी एक्स्ट्रा है, कहीं ऐसा ना हो एक्स्ट्रा है। अगर आपकी एक्स्ट्रा इन्वेंट्री आ गई तो हैंडलिंग कॉस्ट बढ़ेगी, आपका कैश भी फंस जाएगा, आपका कैश भी इन्वॉल्व हो जाएगा इसके अंदर, वो हैवी कॉस्ट आपकी कंपनी को बेयर करनी पड़ेगी। इसलिए
इन्वेंट्री को प्रॉपर मैनेज किया जाता है ताकि कैश फ्लो आपके ब्लॉक ना हो और वो एक स्मूथ तरीके से चलते रहें। जितने स्टॉक की रिक्वायरमेंट हो सिर्फ उतना ही स्टॉक हम खरीदें, उससे ज़्यादा स्टॉक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वरना ना सिर्फ आपका कैश फंसेगा, आपकी हैंडलिंग कॉस्ट बढ़ेगी और उसके एक्सपायरी और उसको डेड स्टॉक या स्लो मूविंग स्टॉक में कन्वर्ट होने का भी खतरा है। अब हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री कितनी किस्म की होती है, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। ये आपको समझ आ गया कि इन्वेंट्री ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कि इन्वेंट्री की टाइप्स कितनी हैं। इन्वेंट्री की टाइप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पहले नंबर पे जो आती है वो होती है रॉ मटेरियल। अब कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सपोज कोई स्पिनिंग यूनिट्स है, तो उसका रॉ मटेरियल कॉटन होगा। अगर कोई शुगर इंडस्ट्री है तो उसका रॉ मटेरियल गन्ना होगा, शुगर कैन। अगर कोई पेप्सी बेवरेज वगैरह है तो उसके लिए जो होगा वो केमिकल्स और दूसरी चीजें जो उसके लिए इस्तेमाल होती हैं वो उसका रॉ मटेरियल होंगे। अब रॉ मटेरियल दो हो सकते हैं। रॉ मटेरियल समझ में आ गया आपको? रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल वो बेसिक मटेरियल होता है जो कि प्रोडक्ट का पार्ट होता है, जो प्रोडक्ट का बेसिक पार्ट होता है। जैसे ये मैंने सूट पहना हुआ है, इस सूट का बेसिक पार्ट का फैब्रिक है, तो फैब्रिक उस कंपनी का रॉ मटेरियल हुआ, फैब्रिक उस मटेरियल का रॉ मटेरियल हुआ। अब उसके अंदर दो पार्ट होते हैं रॉ मटेरियल के। नंबर 1 डायरेक्ट मटेरियल, नंबर 2 इनडायरेक्ट मटेरियल। Direct material, those material which are compulsory mandatory for the product। जैसे कि ये सूट है, इसके लिए फैब्रिक मैंडेटरी है, फैब्रिक कंपलसरी है, तो फैब्रिक जो है इसका मैंडेटरी रॉ मटेरियल हुआ। लेकिन इसके अंदर जो दूसरी चीजें होती हैं, बटन हो गए या आपकी स्टिच हो, वो जिप हो गई, ये इनडायरेक्ट मटेरियल हैं। तो रॉ मटेरियल की दो किस्में हैं, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। देन दूसरी टाइप जो मटेरियल की है वो है वर्क इन प्रोसेस। वो रॉ मटेरियल जो कि प्रोडक्शन के लिए मशीन के ऊपर है, कॉटन स्पिनिंग मशीन पर है, यार्न लूमों पर है। ये जो चीजें फैब्रिक या एम्ब्रॉयडरी मशीनों पर है कपड़ा, तो वो रॉ मटेरियल जो कि मशीनों के ऊपर है, ये प्रोसेस के अंदर है, अंडर प्रोडक्शन है, उसको हम वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। वर्क इन प्रोसेस कैसे कहते हैं? उस इन्वेंट्री को जो कि इन्वेंट्री रॉ मटेरियल मशीनों के ऊपर है, प्रोसेस के अंदर है, प्रोडक्शन के अंदर है। मसलन कॉटन स्पिनिंग मशीनों पर है, या यार्न लूमों पर है, या फैब्रिक जो है आपकी एम्ब्रॉयडरी मशीनों पर है, तो इन चीजों को हम वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। इसके बाद है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स दोज इन्वेंट्री विच इज रेडी टू सेल। वो इन्वेंट्री जो कि रेडी हो गई है सेल के लिए, जो सेल के लिए तैयार है, उस इन्वेंट्री को फिनिश गुड्स कहते हैं। यानी कि वेयर हाउस में वो इन्वेंट्री या किसी शॉप पे या कहीं भी वो इन्वेंट्री जो कि सेल के लिए अवेलेबल है, सेल के लिए रेडी है, उस इन्वेंट्री को हम फिनिश गुड्स कहते हैं। किस चीज को फिनिश गुड्स कहते हैं? किस इन्वेंट्री को? उस इन्वेंट्री को जो कि रेडी है, फॉर अवेलेबल है फॉर द सेल पर्पस, उस इन्वेंट्री को हम फिनिश गुड्स कहते हैं। इसके बाद है पैकिंग मटेरियल।
पैकिंग मटेरियल जो यूज होता है इन्वेंट्री में फिनिश गुड्स के ऊपर, उसको हम पैकिंग मटेरियल कहते हैं। प्लास्टिक बैग, पॉलीथीन बैग्स या ये सारी इन्वेंट्री हमारी पैकिंग में शामिल होती है। इसी तरह मेंटेनेंस, रिपेयर, वो इन्वेंट्री जो कि मेंटेनेंस, रिपेयर या ऑफिस रन करने के लिए ज़रूरी होती है या सेल में लगाने के सेल के लिए ज़रूरी होती है, उसको हम नॉन ट्रेडिंग इन्वेंट्री या मेंटेनेंस रिपेयर इन्वेंट्री कहते हैं। मतलब मशीन के पार्ट्स पड़े हुए हैं, स्क्रू पड़े हुए हैं, नट बोल्ट पड़े हुए हैं लगाने के लिए, शॉपिंग बैग है, ये वो तमाम इन्वेंट्री है जो कि प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है, लेकिन किसी भी वक्त इसको हम कंजम्पशन के लिए यूज कर सकते हैं। अगर मशीन खराब हो गई, उसका कोई नट बोल्ट टूट गया, कोई लाइट खराब हो गई, लाइट लगानी है, तो ये सारी जो वेयर हाउस में इन्वेंट्री पड़ी होगी ये उसमें वहां से निकालेंगे, तो ये रिपेयर, मेंटेनेंस या नॉन ट्रेडिंग इन्वेंट्री कहलाती है। इसके बाद इन्वेंट्री किस तरह कैलकुलेट होती है? इन्वेंट्री के दो सिस्टम है, एक पीरियोडिक सिस्टम है, एक परपेचुअल सिस्टम है। पीरियोडिक सिस्टम मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ा दिया है। पीरियोडिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें किसी भी ट्रांजैक्शन लेवल पर इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं की जाती। यानी कि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में सिर्फ क्या क्या आता है, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस होता है, पूरी परचेज हम पूरे साल की, पूरे महीने की या पूरे क्वार्टर की जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो हम जमा कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। इसी तरह जो सेल हो जाती, जो बिक जाती है, उसको माइनस कर देते हैं और फिजिकल चेक करते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है और उसको माइनस कर देते हैं। यह हमने एक सवाल भी किया था, ओपनिंग स्टॉक, परचेज अवेलेबल फॉर सेल, इसको प्लस कर देंगे, माइनस सेल क्लोजिंग स्टॉक। ये इस फॉर्मूले से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेते हैं, ये सेल या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसके अंदर हम कोई एफर्ट्स नहीं लगाते, कोई रिकॉर्डिंग प्रॉपर डेली बेसिस पे नहीं करते, सिर्फ महीने में या साल में या क्वार्टर पे जो भी अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है बनाने के लिए, उस पे हम फिजिकल स्टॉक कर लेते हैं, वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस बन जाता है। परचेज हमारे पास मौजूद होती है, डिफरेंस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास पहले से मौजूद था, तो ये पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम कहलाता है। ये अमूमन बड़ी कंपनियों में नहीं होता, ये छोटी मोटी जो कंपनियां हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, या जो छोटी रिटेल कंपनियां, इंडस्ट्रियां मुख्तलिफ मार्केटों में बैठे हुए हैं, वहाँ पे ये सिस्टम यूज़ किया जाता है। बड़े कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर हमेशा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज़ किया जाता है, पीरियोडिक को प्रीफर नहीं किया जाता। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम वो सिस्टम है जहाँ के हर ट्रांजेक्शन पे इन्वेंट्री लेवल पे रिकॉर्डिंग होती है, हर ट्रांजेक्शन पे, हर सेल रिटर्न पे, चाहे वो 1 रुपए की सेल हो रही हो, चाहे 1 लाख रुपए की सेल हो रही हो, इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग होती है। इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के ERP यूज़ किए जाते हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, ताकि तमाम ट्रांजेक्शन, हर स्टेप की ट्रांजेक्शन प्रॉपरली सिस्टम में रिकॉर्ड हो और एक्यूरेट रिकॉर्ड मालूम हो कि हमारे पास कितनी परचेज है, क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कितना क्लोजिंग स्टॉक है। ये मुख्तलिफ किस्म की ERPs के जरिए हम मालूम करते हैं। अब परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम जो हैं वो 4 तरीके के हैं। 4 तरीके हैं। नंबर 1 इन्वेंट्री, 4 तरीकों से हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम या इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हैं। नंबर 1 इन्वेंट्री स्पेसिफिकेशन मेथड। नंबर 1 इन्वेंट्री स्पेसिफिकेशन मेथड। नंबर 2 LIFO यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। नंबर 3 FIFO यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।
नंबर 4 वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज मेथड, ये 4 मेथड कंपनी मुख्तलिफ कॉर्पोरेट कल्चर में आजकल यूज किए जाते हैं। डिपेंड करता है कंपनी की नेचर क्या है या कंपनी की प्रोडक्ट किस तरह की है। इन्वेंट्री स्पेसिफिकेशन मेथड, ये वो मेथड है जिसमें जो इन्वेंट्री जिस जॉब के लिए आती है उसी जॉब के लिए वो इशू भी की जाती है। ऐसा नहीं होता कि इन्वेंट्री हम ले लें और उसको किसी भी जगह के लिए इस्तेमाल कर लें। नहीं नहीं नहीं, अगर मैंने एक जॉब के लिए, अगर मैंने 3 किस्म के गारमेंट्स बनाने हैं, मैंने 3 किस्म के सूट बनाने हैं और मैंने एक किस्म के लिए एक फैब्रिक परचेज किया है, दूसरे गारमेंट्स के लिए मैंने दूसरे किस्म का फैब्रिक परचेज किया है और तीसरे गारमेंट्स के लिए मैंने तीसरा फैब्रिक परचेज किया है, तो मैं पहले गारमेंट्स के लिए पहले वाला फैब्रिक इशू करूंगा, दूसरे गारमेंट्स के लिए दूसरा वाला फैब्रिक इशू करूंगा, जिसके लिए जो फैब्रिक मैंने परचेज किया है उसके लिए वही फैब्रिक इशू करूंगा। ऐसा नहीं करूंगा कि मैं पहला वाला फैब्रिक तीनों गारमेंट में इशू कर दूं, क्योंकि उनकी क्वालिटी में फर्क है, उनकी नेचर में फर्क है, उनके डिजाइन में फर्क है। इस वजह से पहला वाला फैब्रिक पहली गारमेंट्स के लिए, दूसरा वाला फैब्रिक दूसरी गारमेंट्स के लिए, तीसरा वाला गारमेंट तीसरी गारमेंट्स के लिए। और मतलब अगर स्पिनिंग यूनिट है, वहां मैंने कॉटन की बेलें पड़ी हुई हैं, बहुत सारी कॉटन की बेलें पड़ी हुई हैं, तो वो मैं यार्न बनाने के लिए कोई सी भी मिक्सिंग कर सकता हूँ। लाट नंबर 14, लाट नंबर 15 कोई सी भी उठाई और मैंने उसको मिक्सिंग करके उसको मशीनों पर लगा दिया। वहां पे मेरे लिए बाउंड नहीं है, वहां पे मेरे लिए कंडीशन नहीं है कि ये वाली बेल इस यार्न के लिए लगाऊंगा, ये वाली बेल इस यार्न के लिए बनाऊंगा। हाँ, अगर कोई स्पेशल कॉटन आई है, अगर कोई स्पेशल कॉटन आई है, अगर मैंने कोई इजिप्शियन कॉटन मंगा ली है, अगर मैंने कोई यूएसए कॉटन मंगा ली है, इंपोर्टेड कॉटन मंगा ली है फॉर द सेपरेट यार्न, स्पेशल यार्न के लिए मुझे कोई स्पेशल यार्न बनाना है। सपोज मैंने 20 सिंगल बनाना है, जो मेरे पास जो कॉटन अवेलेबल है उससे नहीं बन सकता, तो मैं इजिप्शियन कॉटन मंगाता हूँ या यूएसए से कॉटन मंगाता हूँ, तो वो पर्टिकुलर यार्न के लिए मैं पर्टिकुलर कॉटन इशू करूंगा, वो एक स्पेशल केस होगा। ठीक है, तो ये इन्वेंट्री स्पेसिफिकेशन मेथड हुआ, समझ में आया? इन्वेंट्री स्पेसिफिकेशन मेथड क्या हुआ? जो एक खास पर्टिकुलर रॉ मटेरियल एक खास फिनिश गुड्स के लिए इशू किया जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक खास मटेरियल सारी प्रोडक्ट के लिए इशू कर दिया जाए। वो एक खास मटेरियल खास प्रोडक्ट के लिए आया है, इसलिए खास मटेरियल खास प्रोडक्ट के लिए इशू होगा। ठीक है, तो उस तरह इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है उसको इन्वेंट्री स्पेसिफिकेशन मेथड कहते हैं। नंबर 2 लाइफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जैसा कि नाम से जाहिर है, यानी वो इन्वेंट्री जो लास्ट इन हुई है, जो सबसे आखिर में आई है, पहले इशू होगी। अगर एक इन्वेंट्री मैंने 5 तारीख को खरीदी है, 5 नवंबर को, और दूसरी इन्वेंट्री मैंने 10 नवंबर को खरीदी है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। दूसरा मेथड क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो अगर मैं इन्वेंट्री 5 नवंबर को खरीदता हूं और एक इन्वेंट्री मैं 10 नवंबर को खरीदता हूं, तो जो इन्वेंट्री मैं पहले खरीद रहा हूं, बाद में खरीद रहा हूं 10 नवंबर को, वो पहले इशू होगी। जो इन्वेंट्री मैं 10 नवंबर को खरीद रहा हूं, बाद में खरीद रहा हूं, वो पहले इशू होगी, और जो 5 नवंबर को पहले खरीद ली है वो बाद में इशू होगी। यानी कि फ्रेश इन्वेंट्री, जो फ्रेश इन्वेंट्री है वो पहले इशू कर दूंगा 10 नवंबर वाली, और 5 नवंबर वाली इन्वेंट्री मैं बाद में इशू करूंगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होगा कि मैं पहली वाली इन्वेंट्री पहले इशू करूंगा, 5 नवंबर वाली इन्वेंट्री मैं पहले इशू करूंगा, और 10 नवंबर की इन्वेंट्री मैं बाद में इशू करूंगा। ठीक है, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होगा? जो इन्वेंट्री मैंने बाद में खरीदी है, सबसे आखिर में खरीदी है, सबसे पहले इशू कर दूंगा। एक इन्वेंट्री मैंने 5 नवंबर में खरीदी है, एक इन्वेंट्री मैंने 10 नवंबर में खरीदी है, तो अगर मेरा मेथड लास्ट इन फर्स्ट आउट होगा तो मैं 10 नवंबर की इन्वेंट्री को पहले इशू करूंगा और 5 नवंबर की इन्वेंट्री को बाद में इशू करूंगा। यानी मैं पहले फ्रेश इन्वेंट्री दूंगा, उसके बाद दूसरी इन्वेंट्री दूंगा। ये अमूमन उस जगह इस्तेमाल होता है जहां पे प्रोडक्ट, जैसे कि कॉटन वगैरह इंडस्ट्री में उस जगह इस्तेमाल होता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होगा? जो इन्वेंट्री मैं पहले इशू करूंगा, खरीदूंगा, वो पहले इशू करूंगा। अगर मैंने इन्वेंट्री 5 नवंबर को ली है, एक 10 नवंबर को ली है,
तो 5 नवंबर की इन्वेंट्री मैं पहले इशू करूंगा और 10 नवंबर की इन्वेंट्री बाद में इशू करूंगा। ये उन जगह पर होता है जहां पे इन्वेंट्री का एक्सपायरी होती है, इन्वेंट्री की एक्सपायरी होती है। तो मैंने 5 नवंबर वाली इन्वेंट्री ली है, पहले मैं वो इशू कर दूंगा ताकि ये एक्सपायर ना हो जाए, इसको मैं पहले निकाल दूंगा। और 10 नवंबर की इन्वेंट्री जो मैंने बाद में ली है बाद में लूंगा क्योंकि इसकी एक्सपायरी बाद में होगी। इसके बाद है वेटेड एवरेज मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, हम वेटेड एवरेज निकाल लेते हैं दोनों इन्वेंट्रीज का और उसका एक रेट बना के उसको कैलकुलेट करते हैं। ये एवरेज बेसिस पे चलती है। मोस्टली कंपनी में वेटेड एवरेज मेथड इस्तेमाल होता है। मोस्टली कंपनी में वेटेड एवरेज इस्तेमाल होता है और ऐसी कंपनी में जहाँ पे प्रोडक्ट की एक्सपायरी का खतरा होता है वहाँ पे FIFO इस्तेमाल होता है और जो प्रोडक्ट स्पेसिफाइड प्रोडक्ट खरीदी जाती है वहाँ पे इन्वेंट्री स्पेसिफिकेशन मेथड यूज होता है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे भी डिटेल में पढ़ेंगे, सबकी एक एक एग्जाम्पल करेंगे, सवाल करेंगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। इसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ तक आप समझ गए कि इन्वेंट्री कितने मेथड से कैलकुलेट की जाती है। तो मैं आपसे यहाँ आखिर में एक दफ़ा फिर गुजारिश करूँगा कि हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप उन लोग स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकें जो कि हाई एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं लेकिन ज़्यादा फीस की वजह से वो एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर सकते। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हेल्प दो स्टूडेंट हु कांट अफोर्ड हेवी फीस ऑफ द यूनिवर्सिटीज। थैंक यू। और जाते जाते एक बात और, ये जो बटन है ना बेल का बटन, इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि सारी आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल जाएं।